Hello everyone, this is Atisha Jain. I just cleared Delhi Judicial Services examination with All India rank 49. I started my preparation right after my college. I graduated from Gujarat National Law University in the year 2018. Alongside my BCom LLB, I also pursued Company Secretary's course in which I was a rank holder. Once I decided my target state, that is Delhi Judicial Services, I joined a coaching institute and started my preparation. Now, it is very important for us to have a target in mind, but also at the same time, I think it is equally important that we keep appearing for other states as well. ये मेरा दिल्ली का थर्ड अटेम्प्ट था और मुझे लगा कि मुझे 2 अटेम्प्ट्स इसलिए लग गए क्योंकि मैंने कोई और स्टेट जुडिशियल सर्विसेज दिए तो इतने सिंसियरली नहीं दिए, क्योंकि मेरे को ये हमेशा था बैक ऑफ द माइंड कि दिल्ली इज माय टारगेट एंड देयरफॉर आई अटेस्ट और आई एडवाइज एवरीबडी कि ठीक है, अपना एक टारगेट आप फिक्स रखें, इट्स ऑलवेज गुड, बट बाकी एग्जाम्स भी देते रहें उतनी ही सिंसियरिटी से। हो जाए तो ठीक है, वो आप अपना होम स्टेट या आपका जो टारगेट स्टेट है वो बाद में भी ज्वाइन कर सकते हैं। नाउ अनदर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ योर प्रेपरेशन इज टू कीप द कंसिस्टेंसी। इनिशियली हम कॉलेज से बाहर निकल के एक बार जब कोचिंग ज्वाइन करते हैं, सो आई थिंक आई स्ट्रगल्ड कीपिंग अप विद द कंसिस्टेंसी कि कोचिंग का एक डिफरेंट स्केड्यूल होता है, उसके बाद आके अपना प्रिपेयर करना, आई थिंक दैट इज वेयर द की लाइज। आप रोज कंसिस्टेंटली अपना फिक्स नंबर ऑफ आवर्स दें, एक स्केड्यूल रखें सेट और अपना प्रेपरेशन करते रहें। Having highs and lows of your preparation is not going to help you. Have a consistent graph throughout. Now, the next aspect of your preparation should be to see your whole process of examination as one. हम कई बार क्या करते हैं, जैसे कि डिवाइड कर देते हैं कि हमें पहले प्रीलिम्स करना है, फिर मेंस करना है, फिर इंटरव्यू के लिए प्रेपरेशन चालू करेंगे। तो कई बार हम लोग प्रीलिम्स क्लियर कर लेते हैं और मेंस नहीं होता है। दिस इज हैपेंड विद मी अ कपल ऑफ टाइम्स। मैंने राजस्थान भी दिया, दिल्ली भी पहले दिया, तो मेरा मेंस क्लियर नहीं होता क्योंकि हमेशा मेरा फोकस प्रीलिम्स की प्रेपरेशन पे रहता और मैं मेंस की प्रेपरेशन प्रीलिम्स क्लियर होने के बाद या मेंस की डेट आने के बाद ही स्टार्ट करती। सो आंसर राइटिंग आप पहले से चालू कर दें, जैसे ही आपका टॉपिक खत्म हो वैसे ही आप अपना आंसर राइटिंग स्टार्ट कर दें कि उस पे एक पैराग्राफ ही लिख लें या फुल फ्लेजेड आंसर लिख लें, दैट इज अप टू यू, राइट। एंड देन उसके बाद में वंस यू आर थरो विद द टॉपिक, फिर आप एक टेस्ट पेपर्स भी अटेम्प्ट करना चालू कर दें, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से भी, फिर मेंस के पर्सपेक्टिव से भी। एक पोर्शन ऑफ कोर्स होने के बाद आप करेंगे तो इट विल बी इफेक्टिव। Now, BERACs are very important for your preparation. You should not let go of your BERACs कि prelims हो गया तो हम BERACs का होल्ड छोड़ दें। This is another mistake जो मैंने अपने previous attempts में करी थी और फिर I learnt my lesson too late, but I did, and then I started giving equal importance to BERACs even main stage पे। So BERACs हमारे preparation का एक vital part है, चाहे वो प्रीलिम्स हो या मेंस हो। तो प्रीलिम्स में सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है बेरैक का, बट मेंस जो है वहां पे आपका बेरैक का लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है। बी वेल वर्स्ड विद द लैंग्वेज ऑफ द बेरैक। नाउ फॉर एग्जांपल, इफ यू आर राइटिंग एन आंसर, सीपीसी का आपको सेक्शन 9 रेफर करना है, तो आपको सूट्स ऑफ सिविल नेचर, ये टर्मिनोलॉजी आप यूज करेंगे अपने मेंस आंसर राइटिंग में, या फिर कॉग्निजेंस ऑफ विच इज एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली बार्ड, ये टर्म यूज करें। सो पिक कीवर्ड्स फ्रॉम द बेयर एक्ट और बेयर प्रोविजन और उसको अपने मेंस आंसर राइटिंग में यूज करें। इससे आपका आंसर जो होगा वो एम्ड अप होगा, थोड़ा यूनिक होगा, लोगों से स्टैंड आउट करेगा, ठीक है। इसके बाद में एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि हम प्रीलिम्स के टाइम जब प्रिपेयर कर रहे हैं तो प्रीलिम्स एक थ्रेशहोल्ड है जो हमें मेंस लिखने के लिए चाहिए, ये बात ध्यान रखें। प्रीलिम्स में हमें 100 में से 100 स्कोर नहीं करना है या 200 में से 150 स्कोर नहीं करना है, जो मिनिमम पासिंग मार्क है वो आना चाहिए, ये बात ध्यान रखनी है। और साथ ही साथ मेंस पे इक्वली फोकस करना है। सो कई बार मैंने देखा है, इनफैक्ट मैं भी पहले ऐसा करती थी कि बेरैक्स पढ़ लिए 15-20 टाइम्स, नाउ आई एम थरो विद द बेरैक्स एंड आई डोंट नो हाउ टू गो अबाउट द मेंस, क्योंकि आंसर राइटिंग प्रिपेयर नहीं किया, कोई रेफरेंस बुक नहीं पढ़ रही हूँ,
केवल कोचिंग के नोट्स पे रिलाई कर रही हूँ, सो यू हैव टू एड ऑन टू योर कोचिंग नोट्स एज वेल. आप कोचिंग कर रहे हैं, वेल एंड गुड. इफ यू आर प्रिपेयरिंग बाय योरसेल्फ, इट्स ऑल्सो ग्रेट. इट इज ओके, इट इज कंप्लीटली अचीवेबल अगर आप सेल्फ स्टडी से भी कर रहे हैं. बट यू शुड कीप इट इन माइंड कि आप एक सोर्स रखें अपने प्रेपरेशन का. ये नहीं कि आज मुझे किसी और ने ये बुक सजेस्ट कर ली, सो आई विल नाउ होल्ड ऑन टू दिस बुक, ये पढ़ लेती हूँ. अगली बार आई मेट अ थर्ड पर्सन, ही सजेस्टेड अनदर रेफरेंस बुक दैट दिस बुक इज वेरी वेल रिटन, यू शुड गो थ्रू इट. इट इज फाइन. Every book will teach you something new, but you do not have to move from one source of your preparation to another. Keep revisiting जो source आप use कर रहे हैं उसी पे consistent रहें. Add on कर सकते हैं. अब वो add on कैसे होगा? Articles पढ़िए, case laws पढ़िए. Now जब मेरा ये third attempt था, तब मुझे रियलाइज हुआ कि मैं हमेशा प्रीलिम्स पे फोकस करती थी, मेंस पे कम फोकस करती थी. अब मेंस पे फोकस करना चालू किया, तो मेंस पे फोकस करते टाइम मैं टॉपिकल स्टडी करती थी. एक टॉपिक उठाती थी, वो टॉपिक को पढ़ के उसको खत्म करती थी और फिर उसके ऊपर आंसर्स या पैराग्राफ्स प्रिपेयर करती थी. अब उसको पढ़ना कहाँ से है? उसको पढ़ना, एक आर्टिकल लीजिए आप कोई, अगर आपको कोई आर्टिकल अच्छा मिल जाता है. देयर आर सो मेनी ब्लॉग्स विच राइट आर्टिकल्स ऑन certain topics. Pick up a article, कोई भी आर्टिकल लें, बस make it a point कि आप वो आर्टिकल ऐसे सोर्स से उठाएं कि वो चेक्ड हो. ये नहीं कि आपका सोर्स ही एक्यूरेट नहीं है. ठीक है. अब इसका एडवांटेज क्या है? व्हेन यू रीड फ्रॉम एन आर्टिकल, यू आर अपडेटेड विद द लेटेस्ट केस लॉज एज वेल. So keep reading the case laws alongside the articles. ना आपको पता है कि अच्छा ये केस लॉ आया है, जैसे कि वीनू भाई हरि भाई मालवीय आया. आई हैड नो सोर्स ऑफ नोइंग कि वीनू भाई हरि भाई मालवीय आया, क्योंकि तब तक कोचिंग खत्म हो गई. या फिर विनीता शर्मा आया, तो उसका सोर्स कहाँ से होगा? अगर आप आर्टिकल्स पढ़ते रहेंगे तो आपको पता होगा कि अच्छा अब ये नया केस आया है, अच्छा ये इतना लैंडमार्क केस है, तो आई शुड रीड अपॉन इट. बिकॉज नॉट ओनली यू शुड नो द रेशियो which is given in that case, but the reasoning that goes behind. क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आएगा सेक्शन 6 ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट, तो आप ये नहीं लिख सकते कि ये प्रोविजन है, क्योंकि आपके पास बेयर एक्ट ऑलरेडी होता है दिल्ली में. सो आपको उसको इलेबोरेट करना है. इलेबोरेट कहीं से करेंगे आप? बेयर एक्ट तो लिख ही देंगे कि ये सेक्शन में ये गिवन है. उसके बाद आप आएंगे, केस लॉ को डिस्क्राइब करेंगे, केस लॉ की रीजनिंग में जाएंगे कि व्हाट डिड कोर्ट डिस्कस while coming out with a particular ratio. So that is very important कि आप case laws पढ़ें. इसीलिए not every case law that you come across you have to read that. Keep it in mind. You're not researching. You don't have to be an expert on every topic that you come across. But keeping your sources limited as well as keeping yourself updated. तो ये दोनों का बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है अपने प्रेपरेशन के फेज में. सो मूविंग ऑन, एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये भी है प्रेपरेशन के कि आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करें. नाउ वंस यू हैव रिटन द आंसर, कोचिंग में हैं आप, तो क्या होता है, कन्वीनियंट हो जाता है कि यू कैन गेट इट चेक्ड. कोचिंग के टीचर्स होते हैं. अगर आप सेल्फ प्रिपेयर कर रहे हैं, कोई कोचिंग नहीं ले रहे हैं, तब आप खुद ही अपने आंसर को रीड करें, या फिर यू कैन सीक अ फ्रेंड्स हेल्प जिसने क्लियर कर लिया हो या जो खुद भी प्रिपेयर कर रहा हो, कि अच्छा यू शुड रीड माई आंसर एंड टेल मी व्हाट इज लैकिंग इन दिस आंसर. ठीक है. इसके बाद में अगर आपको लगता है कि अच्छा मेरा स्ट्रक्चर नहीं आ रहा है सही से, या फिर ये मिसिंग है, तो उस पर वर्क करें. अगली बार जब आप आंसर लिखें तो 10 सेकेंड्स लें और अपना स्ट्रक्चर डेवलप करें आंसर का. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट योर आंसर शुड हैव कंटेंट एज वेल एज स्ट्रक्चर. अगर आपने सब कुछ लिख दिया जो है उस लॉ पर, इट इज़ गुड, बट इफ यू डू नॉट राइट इट इन अ वेल स्ट्रक्चर्ड मैनर, द एग्जामिनर विल बी फ्रस्ट्रेटेड कि ये कोई भी तरीके से आंसर लिख रहा है, ये जजमेंट भी इतना हैप्पीजार्ड मैनर में लिखेगा. वी कांट अफोर्ड सच जुडिशियल ऑफिसर्स, राइट? So it is very important to keep that structure in mind. For that, you shouldn't just start, pick a pen and a paper as soon as you see a question. Look at the question, try to understand what the question is seeking from you, and then frame particular issues. जैसे कि एक क्वेश्चन है रेस जुडिकाटा पे, पर वो रेस जुडिकाटा के किस एस्पेक्ट पे क्वेश्चन पूछ रहा है, उसका एक इशू फ्रेम करिए. और ये इशू फ्रेम करना आएगा आपको केस लॉ से. अगर आप केसेस पढ़ते हैं तो आपको पता होगा कि कोर्ट एक फैक्चुअल प्रॉब्लम डिस्कस करता है कि फैक्ट्स ऑफ द केस क्या है,
एंड देन इट कम्स आउट कि इश्यूज क्या है उस प्रॉब्लम में. द सेम पैटर्न यू शुड फॉलो इन योर आंसर राइटिंग. And this is what I did while I wrote my answers in my mains this time. And I always start my answer with the issues, or you can have a choice where you give a brief background, a very brief background. I have seen people writing their answers, giving details. Res judicata पे question आया, उन्होंने आधा पेज तो res judicata क्या है वो लिख दिया. So how will you discuss the issue and then come back to the analysis of the problem that is given? So do not do that. 1 or 2 lines suffices. उसके बाद आप अपने इशू पे आए. इशू के बाद आप लॉ डिस्कस करें कि कहाँ डिस्कस्ड है पर्टिकुलर प्रॉब्लम का जो लॉ है, और फिर आप कनेक्ट करें उस लॉ को एंड एनालाइज करें फैक्चुअल प्रॉब्लम पे वो कैसे अप्लाई होगा, और फाइनली व्हाट डू यू फील शुड बी द डिसीजन. जनरली दे आस्क यू फॉर योर ओपिनियन कि क्या होना चाहिए इस केस में, तो आप अपना ओपिनियन हमेशा एक साइड देंगे अनलेस दे आस्क यू फॉर बोथ योर साइड्स. कभी भी अपना आंसर डिवाइडेड मत रखिए. तो वो नहीं होना चाहिए कि एग्जामिनर को पता ही नहीं चले कि विच साइड आर यू लीनिंग ऑन. योर आंसर शुड बी वेरी क्लियर. योर ओपिनियन शुड बी वेरी जस्टिफाइड ऑल्सो कि ये लॉ है इसीलिए मेरा ओपिनियन है कि ऐसा होना चाहिए. हमेशा यही ध्यान रखें. ठीक है. इसके बाद में फ्यू टिप्स टू एंड आवर डिस्कशन विद कि बेयर एक्ट्स पढ़ें. मल्टीपल रीडिंग ऑफ बेयर एक्ट्स इज इंपॉर्टेंट, बट ये नहीं कि आप मैकेनिकली बेयर एक्ट पढ़ रहे हैं कि अच्छा मैंने 4 बार पढ़ लिया, आप 5वीं बार तो एक बार देखना ही है. नहीं, आप जब भी बेयर एक्ट पढ़े कवर टू कवर पढ़ें, बहुत अच्छी बात है. फिर क्या होता है, इफ यू हैव रेड इट 4-5 टाइम्स तो हम कवर टू कवर नहीं पढ़ सकते हैं उसको. तो हम क्या करेंगे, हम उसको पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट प्रोविजन को, बट ट्राई टू फाइंड आउट समथिंग विच यू मिस्ड लास्ट टाइम. उसके कीवर्ड्स पे ध्यान दीजिए कि अच्छा मे प्रोविजन है, शैल प्रोविजन है, कोर्ट को डायरेक्शन है या कोर्ट को मैंडेट है, ये बहुत क्लियर होना चाहिए अपन को. फिर ये प्रोविजन को किस और प्रोविजन के साथ हम लिंक कर सकते हैं. जैसे कि अगर हम कॉन्ट्रैक्ट्स की बात करें, जब हम डैमेजेस कर रहे हैं, दे रहे हैं कोई पार्टी को, तो इट शुड बी रेड विद एविडेंस एक्ट कि कहाँ पे वो क्वांटम ऑफ डैमेजेस कैसे डिसाइड होगा, वो एविडेंस में गिवन है. हम जब भी कोई पावर ऑफ कोर्ट को डिस्कस कर रहे हैं तो 165 एविडेंस एक्ट डिस्कस करेंगे, या फिर 313 है प्रोविजन, तो उसको किसके साथ पढ़ना है, क्या हम अक्यूज को एज अ विटनेस बुला सकते हैं, क्या इसका वेटेज रहेगा. सो वो एविडेंस डिसाइड करेगा वेट जो एक टेस्टिमनी को मिलेगा या फिर किसी विटनेस को मिलेगा. तो आप एविडेंस एक्ट को हमेशा अपने माइंड में रखिए. और जब भी आप कोई भी एस्पेक्ट एक दूसरे लॉ का, स्पेशली सीआरपीसी जब आप डिस्कस कर रहे हैं, जैसे कि आप जनरल एक्सेप्शंस इंडियन पीनल कोड के डिस्कस कर रहे हैं, तो आप एक प्रोविजन मेंशन कर देंगे 105 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट. योर आंसर वुड बी हाईलाइटेड. एक चीज डिफरेंट हुई, आपने लिंक किया उसको किसी एक दूसरे एक्ट के प्रोविजन के साथ में. वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लिंक कर पाए दोनों चीजों को. खुद के एक्ट के इंटर लिंकेजेस विद इन द एक्ट एंड विद अदर एक्ट्स, बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दिस विल गिव योर आंसर अ डिफरेंट डेफिनेशन देन एवरीबडी एल्स इज राइटिंग. सो आप वो भी अपने आंसर राइटिंग में इंक्लूड कर सकते हैं. I hope you found this entire discussion interaction fruitful and hope it helps you with your preparation. I wish you all the very best for your future endeavors. Thank you.